जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की अम्बेडकर ने जिसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, उसे हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे और पता करेंगे कि वो आर्टिकल कौन सा है और वो आर्टिकल क्या कहता है, उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 इसे डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। इस आर्टिकल को हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता या इसकी खासियत है, ये अन्य जो मौलिक अधिकार हैं, इसके अलावा जो 5 आपके मौलिक अधिकार हैं, उनको न्याय योग्य, वाद योग्य, ठीक है, या न्यायालय में प्रवर्तनीय बनाता है। कहने का मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों को जो गारंटी दी है, जो गारंटी मिली है, वो इस आर्टिकल 32 के तहत ही मिली है और आर्टिकल 32 स्वयं में भी एक मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको मौलिक अधिकारों में एक विशेषता बताई थी कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं, वाद योग्य होते हैं। अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो हम न्यायालय में दरवाजा खटखटाकर मांग कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए, उन्हें लागू किया जाए। अब मौलिक अधिकारों की रक्षा या उन्हें लागू करवाने का जो अधिकार हमें मिला है, वो इस आर्टिकल 32 के तहत ही मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आर्टिकल 32 अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक प्रोविजन और आपको बताया था कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का रक्षक है। अब इस आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए और गारंटी जो संविधान ने दी है उसे लागू किया जाए। मतलब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आप आर्टिकल 32 का सहारा लेकर अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा साथियों कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई मना नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता है या सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है कि उसको इसके तहत जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा उसे सुनना पड़ेगा और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कदम बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कुछ प्रोविजंस दे रखे होंगे, कुछ हथियार दिए होंगे हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को, ताकि वो मौलिक अधिकारों को लागू करवा सके। जब सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है तो रक्षा के लिए कुछ हथियार जरूर दिए होंगे और आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट साथियों 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये रिट आपकी 5 प्रकार की हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 32 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कितने प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है। और ये रिटें ही साथियों एक तरीके से वो एक्शन है जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मैं एक एक रिट को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये रिटें ही वो एक्शन है जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तेजी से बढ़ते हैं आगे साथियों। आगे जो ये 5 रिट हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहली रिट है साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण।
हैबस कॉर्पस बोला जाता है इसे, हैबस कॉर्पस बोला जाता है। आप ऐसे भी याद रख लीजिएगा, वो क्वेश्चन आपका हिंदी में ही बनाएगा, लेकिन कई बार उसका ट्रांसलेशन ये ऐसे दे देगा, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। हैबस कॉर्पस क्या है, हमने तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ा है, आप क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है साथियों, इसका सीधा शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए। किसको प्रस्तुत किया जाए, अभी बता रहा हूं साथियों में। को प्रस्तुत किया जाए यानी कि किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया गया है, ठीक है, सुरक्षा एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो, या कोई और सुरक्षा एजेंसी हो, या कोई सरकारी प्राधिकरण हो, अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में ले रहा है और वो उस व्यक्ति ने इस हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मांग की है, अपील की है, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ये कहेगा कि उस व्यक्ति को जिसको आपने हिरासत में लिया है उसे प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, उसके बाद साथियों सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्स चेक करेगा। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि ये जो हिरासत में लिया गया है व्यक्ति, ये हिरासत अवैध है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, तब सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति की रिहाई का आदेश देगा। ठीक है, कुल मिलाकर एक तरीके से ये जो जबरन हिरासत है या अवैध हिरासत है, उसके खिलाफ नागरिकों को एक सुरक्षा देता है, सुरक्षा देती है ये रिट, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जिस बंदी को, जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसे हमारे सामने प्रस्तुत करिए। हम फैक्ट चेक करेंगे कि क्या आपने इस व्यक्ति को सही में बंदी बनाया है। आप जो सुरक्षा एजेंसियां या कोई और संस्था के कोई प्राधिकरण, किस आधार पर आपने इसको बंदी बनाया, और अगर आप वो सही आधार नहीं बता पाए तो जो हाई सुप्रीम कोर्ट है इस हिरासत को अवैध मानेगा और उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर देगा, कह देगा आप इसे छोड़िए, आपने जिन आधारों पर इसको हिरासत में लिया है वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये सार्वजनिक प्राधिकरण, ये और मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं आपको, सार्वजनिक प्राधिकरण करण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी कर सकता है। यानी कि संस्था के खिलाफ भी जारी करने का अधिकार है, या कोई व्यक्ति ने ही अगर किसी नागरिक को गलत तरीके से हिरासत में ले रखा है, क्योंकि एक संस्था के तौर पर भी और कई सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर भी कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। तो ये जो हैबेस कॉर्पस है या बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये दोनों के लिए जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए भी या किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी। दूसरी रिट देखते हैं साथियों हम, परमादेश। मैंडमस, ठीक है तो साथियों, इसका परमादेश, और इसको इंग्लिश में हम ये बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ठीक है, परम आदेश, हम आपको आदेश देते हैं। ठीक है भाई, क्यों आदेश देंगे, इसलिए कि आप अपने वैधानिक कर्तव्य करिए। ठीक है, संवैधानिक कर्तव्य करिए या वैधानिक कर्तव्य करिए, हम आपको आदेश देते हैं। एक न्यायालय, ठीक है साथियों, इसमें जो न्यायपालिका है वो सार्वजनिक अधिकारियों, यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं
उनको ये आदेश देती है कि आप अपना वैधानिक कर्तव्य करिए। आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद के तहत जो आपके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को आप पूरा करिए, ईमानदारी से लागू करिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। ठीक है, ये न्यायालय किसको जारी कर रही है? सार्वजनिक अधिकारियों को जारी कर रही है। ठीक है, और वैधानिक कर्तव्य करने के लिए कह रही है कि आप अपने जो आपको कानूनी जो आपके कर्तव्य हैं या जो संवैधानिक कर्तव्य हैं आप उन्हें करिए। इसी क्रम में वो ये पूछ भी सकती है न्यायपालिका कि आपने ये कार्य क्यों किया, ये कार्य क्यों किया और ये कार्य क्यों नहीं किया। ठीक है, आप इसमें आदेश दे रहे हैं वैधानिक कर्तव्य कराने के लिए किसी सार्वजनिक अधिकारी को, तो वो पूछ सकती है इसमें कि आपका कर्तव्य तो ये था लेकिन आपने ये कर्तव्य क्यों नहीं किया, और आपका ये कर्तव्य नहीं था फिर भी आपने ये कर्तव्य क्यों किया। क्योंकि अक्सर मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन होता है वो उसी स्थिति में होता है कि जब आप अपनी पावर्स का एक्सेसिव यूज कर रहे हो या अपनी पावर का यूज न कर रहे हो। तो उसमें दोनों चीजें समाहित हैं, ध्यान रखिएगा। ये वैधानिक कर्तव्य कराने के लिए परमादेश देती है न्यायपालिका और सार्वजनिक अधिकारियों को देती है ताकि वो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन कर सकें। ठीक है, और इसी कर्तव्यों का अगर वो ईमानदारी से पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होगी, रक्षा होगी। आगे बढ़ते हैं तेजी से साथियों। तीसरी जो रिट है उसे हम प्रतिषेध बोलते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। नाम से क्लियर हो रहा है, प्रतिषेध, रोकना। ठीक है, इसमें और मैं बता देता हूं आगे कार्यवाही से रोकना। अब ये समझिए आपकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी कि न्यायपालिका ही तो रिट जारी कर रही हैं। अब ये न्यायपालिका रोकेगी, आगे की कार्यवाही से किसे रोकेगी देखते हैं साथियों। इसमें सुप्रीम कोर्ट हुई या हाई कोर्ट हुई। ठीक है साथियों, ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं आपकी, या फिर आपके जो अधिकरण हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको रोकती है कि वो अपने न्यायिक क्षेत्र या उच्च न्यायिक कार्यों को ना करें। कार्यों को करने से। ठीक है साथियों, प्रोहिबिशन इसका मतलब है रोकना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरण को, ट्रिब्यूनल्स को, ठीक है, रोकेंगे कि आप अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य ना करें या वो कार्य ना करें जो आपके न्यायिक क्षेत्र से ऊपर के न्यायिक क्षेत्र के कार्य हैं। मतलब वो आपसे ऊपर की न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र है, उनके कार्य हैं, आप उनको ना करने लग जाएं। ठीक है, ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों को और अधिकरणों को रोकती हैं। ठीक है साथियों, एक चीज और डिफरेंस बताऊंगा मैं अभी, पहले आप उत्प्रेषण को और समझिए। क्लियरिटी ये और समझते जाइएगा साथियों कि ये जो परमादेश है ये सार्वजनिक अधिकारियों को जारी कर रही है न्यायपालिका। ठीक है, और ये उस हैवस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण उसको आदेश दे रही है कि भाई बंदी को हमारे किसी भी संस्था ने जिसने व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा हो या हिरासत में रखा हो। ठीक है, और जहां उत्प्रेषण में वो न्यायिक संस्थाओं को, निचली अदालतों को या अर्ध न्यायिक संस्थाएं जिन्हें हम अधिकरण बोलते हैं, उनको उच्च न्यायिक कार्य करने से रोक रही है। ठीक है,
उत्प्रेषण, इसे भी समझते हैं, ये भी महत्वपूर्ण एक रिट है साथियों। ये इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। ठीक है, अभी मैं बताता हूं उसका मतलब एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, उत्प्रेषण का मतलब है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम प्रमाणित कर रहे हैं कुछ सूचनाओं को, तथ्यात्मक तौर पर हम प्रमाणित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सेम सीन रहने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं आपकी या अधिकरण हैं, ठीक है, उन्होंने जो गलत आदेश जारी कर दिया है या जो अवैध आदेश जारी कर दिया है, उसको रद्द करती हैं और उसकी सूचना देती हैं उस न्यायालय ने, अधीनस्थ न्यायालय ने या अधिकरण ने जिसने कोई गलत आदेश जारी किया होता है। ठीक है, कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में बिल्कुल वर्डिंग काफी हद तक सेम है, लेकिन अंतर इतना है कि ये जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन है, जब ये तब लागू होता है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यह पता पड़ जाता है कि अपने न्यायिक क्षेत्र से आगे जाकर कोई अधीनस्थ न्यायालय कार्य कर रही है, लेकिन उसने अंतिम फैसला नहीं दिया होता, मतलब कार्यवाही के दौरान ही रोक लेती है ये। ठीक है, आदेश देने से पहले ही रोक लेती है, और इसमें आदेश देने के बाद जब अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण कोई आदेश दे देता है और उससे संबंधित मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तब वो रिट जारी कर कर फैक्ट चेक करते हैं और ये कहते हैं कि आपने ये आदेश गलत जारी कर दिया है, इसीलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों में काफी समानता है, अधीनस्थ न्यायालयों को और अधिकरणों को या अर्ध न्यायिक संस्थाओं को जारी करती हैं सुप्रीम और कोर्ट और हाई कोर्ट। एक निर्णय लेने के बाद जारी किया जाता है और एक निर्णय लेने के दौरान ही जारी करते हैं। बस इस टाइमिंग को अगर आप समझ गए तो आप उत्प्रेषण और प्रतिषेध में जो अंतर है उसको समझ लेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं तेजी से। जो पांचवी रिट है वो है अधिकार प्रच्छा। ठीक है साथियों, रिट ऑफ क्यो वारंटो। ठीक है, क्यू यू ओ वारंटो। ठीक है, रिट ऑफ क्यो वारंटो। ठीक है, अब ये है क्या, अधिकार प्रच्छा, सबसे समझेंगे इसे। इसके माध्यम से ये जो हमारी न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं या हाई कोर्ट हैं, ये किसी व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर बैठा है, कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर बैठा है, उससे पूछती हैं कि आप किस अधिकार के तहत, किस वैध अधिकार के तहत आप इस पद पर बैठे हो। पर बैठे हो। ठीक है साथियों, और ये जारी कब करती है और क्यों करती है, ये जानने के लिए कि व्यक्ति अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर तो नहीं बैठा है। ठीक है, अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर तो नहीं बैठा है। ठीक है साथियों, और ये चेक करती हैं
कि उस पद पर व्यक्ति की नियुक्ति कानून और संविधान के अनुसार हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, कुल मिलाकर वो ये पूछती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि आप किस अधिकार के तहत इस पद पर, सार्वजनिक पद पर बैठे हो, और उसमें उसका जानने का उद्देश्य ये होता है कि कहीं ये व्यक्ति इस पद पर अवैध रूप से तो नहीं बैठा है, और अगर बैठा है तो कहीं किसी कानून का या संविधान का उल्लंघन करके तो नहीं बैठा है, इसकी नियुक्ति कानून या संविधान सम्मत है या नहीं है। तेजी से एक बार रिकॉल करते हैं साथियों। आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ये अन्य मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य, वाद्य योग्य बनाता है, न्यायालय में प्रवर्तनीय बनाता है। यही वो मौलिक अधिकार है जो गारंटी देता है कि आपके मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों का रक्षक है। सुप्रीम संविधान ने ये दायित्व हमारे सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर डाला है कि वो नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, और आर्टिकल 32 के तहत ये बाध्यता है सुप्रीम कोर्ट की कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति से नागरिकों को मुक्त कराए, और इस कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। मतलब नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है, या एक बीमार व्यक्ति को 5 प्रकार की दवाएं देती है। ठीक है, सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, स्वतंत्रता से संबंधित है। अवैध हिरासत को रोकती है, गैर कानूनी हिरासत को रोकती है, और ये सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ति दोनों के लिए जारी की जा सकती है। दूसरी है परमादेश, हम आपको आदेश देते हैं ताकि आपके जो वैधानिक कर्तव्य है, आपके जो संवैधानिक कर्तव्य हैं, उनको आप करिए, और ये जारी की जाती है न्यायपालिका द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों के लिए। सार्वजनिक अधिकारी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, या किसी पीएसयू का बड़ा अधिकारी हो सकता है। ठीक है, और प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, किसे रोकेगी? अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को रोकेगी जब वो अपने न्यायिक क्षेत्र से आगे जाकर कोई कार्य करने लगते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली कार्यवाही के दौरान ही एक्टिव हो जाती है, ये रिट जारी की जाती है प्रतिषेध कि भाई रोक लें, कहीं कोई गलत आदेश ना दे दे। ठीक है, चौथा है आपका उत्प्रेषण। ये जब गलत आदेश दे दिया जाता है, फैक्ट चेक करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और इस आदेश को रद्द कर देती हैं कि भाई आप अपने न्यायिक क्षेत्र से आगे जाकर, या जो आपको अधिकार दिए हैं उसके आगे जाकर आप कोई फैसला कैसे दे सकते हैं, इसलिए आपका ये फैसला गलत है, अवैध है, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है। अधिकार परीक्षा, ठीक है, ये जानती है, ये चेक करती है कि कोई व्यक्ति है वो अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर तो नहीं बैठा है, उसकी नियुक्ति कानून और संविधान सम्मत है अथवा नहीं है। ठीक है, एक डिफरेंस और बताता हूं साथियों कि आर्टिकल 226 के तहत जो हमारे देश की हाई कोर्ट्स हैं, उनको भी ये 5 रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, हाई कोर्ट को भी 5 रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन बाध्यता नहीं है, ये हाई कोर्ट की बाध्यता नहीं है। मतलब कि आप जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की यह बाध्यता है कि उसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करनी ही करनी है, वो डिनाई नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट डिनाई कर सकता है। ठीक है, वो कह सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये मेरा एक वैकल्पिक अधिकार है। ठीक है, दूसरी चीज, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट केवल ये 5 रिटें जारी नहीं करता है, और भी बहुत सारी रिटें जारी करता है। इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है वो हमारी हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। ठीक है, रिट जारी करने का जो अधिकार हमारी हाई कोर्ट्स के पास है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। ठीक है, आप बस इतना याद रखिए कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट ये 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट बाध्य नहीं है, उसके पास ये वैकल्पिक व्यवस्था है, वो चाहे तो जारी करे ना करे। आप
संविधान ने उसे इसके लिए बाध्य नहीं बनाया है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बनाया है। ठीक है साथियों। और सुप्रीम हाई कोर्ट 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत और भी कई सारी रिट जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, दो और आर्टिकल्स देख लेते हैं साथियों, जिससे कि अब हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 33, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल संसद को ये अधिकार देता है संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसियां और जो अन्य इस तरीके की संस्थाएं हैं, उनके मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 33, ये जो सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं, खुफिया एजेंसी हैं, रॉ हुई, आईबी हुई, हमारी आर्मी हुई, इनके मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है, यानी कि इनके मौलिक अधिकारों को रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, युक्तियुक्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके मौलिक ये अधिकार किसके पास है? केवल संसद के पास है। ठीक है, किनके अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है? इन संस्थाओं के अधिकारों पर। ठीक है, और ये प्रोविजन इसलिए डाला गया है हमारे संविधान में ताकि ये जो सर्विसेज हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, ये बहुत इसेंशियल सर्विसेज हैं। ये हमारी देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसीलिए इनमें अनुशासन बना रहे, इनमें कार्य करने की भावना बनी रहे। ठीक है, ये आर्टिकल 33 इसलिए हमारे संविधान में डाला गया है कि इन संस्थाओं में अनुशासन बना रहे। विपरीत परिस्थितियों में जब देश के सामने एक कोई घोर संकट हो, ये हमारी इन एजेंसियों के व्यक्ति या जो कार्य कर्मचारी हैं वो अपने मौलिक अधिकारों की दुहाई ना देने लगे, क्योंकि उस स्थिति में हमारे देश की एकता और अखंडता ही खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए और ये समुचित कार्य करते रहें अपना, ये आर्टिकल 33 हमारे संविधान में डाला गया है और ये इन सुरक्षा एजेंसियों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध की बात करता है और ये अधिकार हमारी संसद को है। तेजी से आर्टिकल 34 और देखते हैं साथियों। आर्टिकल 34, ये मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है। ठीक है साथियों, यानी कि मार्शल लॉ के दौरान जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लग रहा होगा वहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे, उससे संबंधित है। और ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार हमारी संसद के पास है कि जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है उनमें कौन कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाए या निरस्त किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, ये संसद तय करेगी। ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये है साथियों कि ये जो आर्टिकल 34 के तहत मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध है वो ऑटोमेटिक नहीं लग रहा है, वो संसद लगाएगी। ठीक है, और ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान करता है ये आर्टिकल 34, ताकि मार्शल लॉ की स्थितियों से निपटा जा सके और स्थिति को नॉर्मल किया जा सके। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये आपको छोटा सा वीडियो 30 मिनट का
पसंद आया होगा। इसमें आपने रिट के बारे में जाना, आर्टिकल 33 और 34 के बारे में जाना, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करवाती है उसके बारे में जाना, और आर्टिकल 32 के महत्व को समझा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।